सो आई एम विवेक और आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई। तो आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम लेके आए हैं अपना। तो ये 11th क्लास का हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि केमिकल इक्विलिब्रियम पे वीडियो बनाया जाए, तो उसी को लेके आया हूँ बेटा। केमिकल इक्विलिब्रियम करने वाले हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम को फिनिश करने के बाद फिर हम आयनिक इक्विलिब्रियम की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। तो पहले इस केमिकल इक्विलिब्रियम को देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है बेसिकली। तो पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म इक्विलिब्रियम। उसके बाद से फिर बेटा धीरे धीरे आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपना ये केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, कैसे समझेंगे आप उसको। तो एज्यूम करें बेटा कि मान लो कोई भी हमारा रिएक्शन है, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दैट इज ए प्लस बी। और ए प्लस बी से बेटा हम लोगों को क्या मिलता है, सी प्लस डी मिल रहा है। तो ये एक इस तरीके का रिएक्शन होता है बेटा। ये रिएक्शन हम किसको बोलते हैं बेसिकली, जनरली इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। दिस इज ई रिवर्सिबल। दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है बेटा। इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें अगर रिएक्टेंट, दिस इज ए और बी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस साइड को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, ठीक है। मैं पहले समझा रहा हूं आप लोगों को कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, फिर आगे चलेंगे। तो दिस इज रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट साइड। डन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है बेटा जिसमें प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता है। मतलब एक बार अगर आपने रिएक्टेंट को रिएक्ट करा दिया और प्रोडक्ट मिल गया, तो रिएक्शन दोबारा रिवर्सिबल नहीं हो सकती है। उसी तरीके से बेटा कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो आपने देखा होगा, बहुत जगह ऐसे लिखते हैं कि ए प्लस बी gives us C plus D, and this reaction is reversible reaction. This reaction is reversible reaction. तो what do you mean by this term बेटा, reversible reaction? तो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच, दिस रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच क्या है बेटा, इंटरचेंज होगा, ठीक है। मतलब कन्वर्जन होगा। आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट भी बन जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों का क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हम लोगों का रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से समझेंगे बेटा। जो हमारा ये इक्विलिब्रियम वाला स्टेज आता है ना, तो इक्विलिब्रियम कभी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर नहीं होगा। जो हमारा इक्विलिब्रियम का स्टेज आएगा बेटा, वो हमेशा किसके अंदर पाया जाएगा, वो हमेशा पाया जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप चाहते हो कि इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होता है, तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि इट इज अचीव ओनली इन द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके। होता क्या है बेटा, ध्यान से समझे कि मान लीजिए कोई रिएक्शन हम प्रोसीड करा रहे हैं। तो जैसे ए प्लस बी है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट अस एज्यूम करो थोड़ा सा बेटा इस चीज को, कि स्टार्टिंग में क्या है कि ए प्लस बी 100 ग्राम है। लेट अस एज्यूम, कुछ भी ले सकते हो आप, कि ये 100 ग्राम हमारा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट मान के चलो अभी कि 100 ग्राम रिएक्टेंट है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें से 100 ग्राम में से हम बोल रहे हैं कि 60 ग्राम हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है बेटा। 60 ग्राम प्रोडक्ट बन चुका है। ओके। तो यहाँ पे अब कितना बचा बेटा, अब 60 ग्राम प्रोडक्ट बन गया 100 में से, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 40 ग्राम बचा होगा। 40 ग्राम रिएक्टेंट और बच गया है। मान लो इस पॉइंट पे अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, इस पॉइंट पे अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया कि 40 ग्राम रिएक्टेंट खर्च हुआ, 60 ग्राम प्रोडक्ट बना, सॉरी 60 ग्राम रिएक्टेंट खर्च हुआ और 60 ग्राम में प्रोडक्ट बन गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया रिएक्टेंट बेटा, 40 ग्राम। और प्रोडक्ट कितना बच गया हम लोगों का, 60 ग्राम बन चुका है। तो अगर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, इसका मतलब कि अब आप रिएक्शन को 1 घंटा करा लो, 2 घंटा करा लो, 2 दिन करा लो या 10 दिन करा लो, जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बचा है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। चेंजेस नहीं होने वाले का मतलब क्या है बेटा, कि अब ये 40 का 40 ग्राम ही रहने वाला है और ये 60 का 60 ग्राम ही होने वाला है, क्योंकि इसने क्या अचीव कर लिया बेटा, इसने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया है। तो आप समझ रहे हो बेटा कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है रिएक्शन के अंदर जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन,
ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स लिखता हूं मैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है इस इक्विलिब्रियम को समझने के लिए। तो बेसिक डेफिनेशन सब बता रहा हूं बेटा। सबसे पहले कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट जैसे ही आएगा, कैसे पहचानोगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया बेटा? तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन rate of forward reaction is equal to rate of क्या बेटा? बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान से समझ के चलना है कि एट इक्विलिब्रियम हम कब बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है? तो हम जब बोलेंगे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। क्या है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, समझ रहे हो आप चीज को? कि जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है उसी स्पीड से दोबारा प्रोडक्ट हमें रिएक्टेंट देने लग जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? कि अब ये इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। अब आप कितनी भी समय तक आप इसको रखें, कितने भी टाइम तक आप इसको रखें, आपका रेट ऑफ रिएक्शन में कोई वेरिएशंस नहीं होंगी। तो पहला ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है बेटा? कि इट हैपेंस ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इट टेक्स प्लेस ओनली इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है बेटा, तो इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखना है कि ये सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही होता है जो पाया गया है। ठीक। तीसरा बेटा, कैटलिस्ट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। क्यों भाई? क्योंकि कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। तो जितना फॉरवर्ड के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा उतना ही बैकवर्ड के रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंक्रीज कर देगा। समझे? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा इक्विलिब्रियम के स्टेट को। ठीक है बेटा, तो आई होप इक्विलिब्रियम का जो बेसिक टर्म था, बेसिक डेफिनेशन था कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, वो आप समझ चुके होंगे। तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर बता देता हूँ कि इक्विलिब्रियम में क्या क्या किया हम लोगों ने। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर बेटा जहां पे रिएक्शन हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गई है। अभी पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये वाला, इसको लिखना मैं भूल गया स्टार्टिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर, कि जो इक्विलिब्रियम का नेचर होता है बेटा वो कैसा सॉरी, इक्विलिब्रियम का जो नेचर होता है बेटा वो कैसा होता है? डायनेमिक नेचर का होता है। इस वर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोगों को ये लगता है बेटा कि इस चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। कई लोगों को बेटा ये लगता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस रुक गई है। तो रेट ऑफ रिएक्शन रुक जाने मतलब जैसे कि इक्विलिब्रियम का जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये रिएक्शन तो हो ही नहीं रही है, इट मींस ये स्टेडी स्टेट अचीव हो गया। लेकिन इक्विलिब्रियम कभी भी स्टेडी स्टेट और स्टैटिक स्टेट को रिसीव नहीं करता बेटा, वो डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या है कि बहुत सिंपल से एग्जांपल से आप समझेंगे इस चीज को। जैसे मैंने क्या किया कि एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा और इससे आप इजिली समझ सकते हो कि मान लो आपका एक बैंक में अकाउंट है। ओके, आपने क्या किया, इस बैंक के अंदर पहले से आपके 1000 रुपीज पड़े हुए थे। ओके बेटा, आपने उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। तो आपने क्या किया, उस बैंक में 500 रुपीज डिपॉजिट की। तो अब टोटल अमाउंट कितना हो गया बेटा? 1500। कुछ दिन के बाद आपने क्या किया, विथड्रॉ कर लिया। कितना अमाउंट विथड्रॉ कर लिया बेटा? वही 500। तो कितना अमाउंट फिर बच गया? 1000 रुपीज। तो आपको देखने में तो ये लग रहा है कि भाई पहले भी 1000 रुपीज थे, अभी भी 1000 रुपीज हैं।
तो क्या इसके अंदर कुछ हुआ? नहीं है, बिल्कुल हुआ है बेटा। आपने इसके अंदर पैसे डिपॉजिट भी किए, पैसे विड्रॉ भी किए। सेम टू सेम यही काम इक्विलिब्रियम के अंदर भी होता है। हमें देखने से लगता है कि रिएक्शंस हो नहीं रही, शायद स्टेडी स्टेट है, रुक गई है रिएक्शन, लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बस फर्क क्या है कि जितना रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब जितना आपका प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपका रिएक्टेंट भी बनने लग जाता है। ठीक है, तो हमें दिखाई देता है कि रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इक्विलिब्रियम है वो कौन से नेचर का होता है बेटा? डायनेमिक नेचर का। तो इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझना था आप लोगों को। सबसे इंटरेस्टिंग और नोटेबल पॉइंट है ये कि जो अपना इक्विलिब्रियम होता है वो कैसे नेचर का होता है बेटा? डायनेमिक नेचर का होता है। याद रखो, जब भी रिएक्शन स्टार्ट कराओगे तो उस समय इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। कुछ समय के बाद जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा, और एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बेटा? प्रोडक्ट का बनना। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? रिएक्टेंट का दोबारा बनने लग जाना। तो ये हमारी पूरी कहानी है। तो जल्दी से आप इसका फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग और आगे इसको देखते हैं कि आगे और क्या क्या करना है। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर बेटा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले। चलो बेटा, ठीक है, तो ये हमारा डन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो हम लोग को ये पता लग गया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का डायनेमिक नेचर होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ से हमारा डेरिवेशन पोर्शन स्टार्ट होगा, जो कि न्यूमेरिकल के लिए काफी यूजफुल है बेटा। तो हमारे टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होता है बेटा हम लोगों का लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो चलो ध्यान से समझते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। तो एक सिंपल सा रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल लो बेटा। तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा बेटा। क्या है हमारे पास? जैसे मान लो A प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा। अब क्या दे रहा है हम लोगों को? C प्लस डी। ओके, तो A प्लस बी से हमें क्या मिल रहा है बेटा? C प्लस डी। इसमें A प्लस बी को हम लोग क्या कह रहे हैं? रिएक्टेंट कह रहे हैं, और C प्लस डी को प्रोडक्ट साइड कह रहे हैं बेटा। तो दिस इज आवर रिएक्टेंट साइड। ये अब आपको ध्यान में हो गया होगा, वैसे बताने की जरूरत है नहीं बार बार। तो दिस इज रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज बेटा प्रोडक्ट साइड। ओके, तो एक रिएक्टेंट साइड हो गया, एक प्रोडक्ट साइड हो गया है। ठीक, मान लो कि एक ऐसा स्टेज आया, ठीक है, जहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब कुछ समय के बाद रिएक्शन जैसे स्टार्ट करी होगी हम लोगों ने, तो एक समय आया होगा बेटा जहां पे रेट ऑफ जो अपना रिएक्शन था वो क्या हो गया होगा बेटा? बराबर हो गया होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों का। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसको ना एज्यूम कर लेते हैं। इसी रिएक्शन को दोबारा मैं ऐसे लिखता हूं कि मान लो ए के नंबर ऑफ मोल ए हूं और बी के नंबर ऑफ मोल बी हूं। डन। और ये रिएक्शन जा रही है अपनी कैसे बेटा? सी के नंबर ऑफ मोल को मैं सी से कर रहा हूं और डी के नंबर ऑफ मोल को स्मॉल डी से। तो ये जो स्मॉल ए बी सी डी है बेटा, ये क्या है? ये मोल है। जैसे 1 मोल ए का रिएक्शन कर रहा है, 2 मोल बी का रिएक्ट कर रहा है, तो 3 मोल सी और 4 मोल डी बन रहा है। तो ये कुछ भी बना सकते हो, तो वही मैंने ए और बी ले लिया है बेटा। ठीक है, अब यहां से ध्यान से समझना है 2 चीज। सबसे पहले हम लोग को समझना है यहाँ पे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा।
तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बेटा। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसको हम लोग किससे डिफाइन करेंगे बेटा, आर एफ से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जो अपना रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का बेटा, वो किस पे डिपेंड करने वाला है, तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा बेटा कि ए और बी का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, इस इक्वल टू को बाद में लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं बेटा, एंड बी। तो हमने ए और बी दो लिया यहाँ पे, तो दोनों के कंसंट्रेशन पे, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन कितना होगा, मतलब सी और डी कितना बनेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है कि ए और बी कितना लिया आपने, एंड उसके नंबर ऑफ मोल, जो कि मैंने उसके पावर में लगा दिया ए और बी पे। क्लियर है बेटा, कि मतलब सी और डी कितना बनने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने बैंक अकाउंट का एग्जांपल दिया था कि मान लो 1000 रुपीज है, तो 1000 रुपीज और कितना इंक्रीज होगा, 2000, 3000, 5000, 6000, वो इसी बात पे तो डिपेंड करेगा बेटा कि आप डिपॉजिट कितना कर रहे हो। तो जो भी आपका प्रोडक्ट बनने वाला है वो डिपेंड करेगा कि आपका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना है बेटा। तो इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाओ, और इस आर एफ को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, इस आर एफ को आप लिख सकते हो के एफ, ठीक है, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बेटा बी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? ठीक है, चलो। तो केएफ को क्या बोलते हैं बेटा, केएफ को बोलते हैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। इसकी बाद में बात करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दो। सिमिलर बेटा, सिमिलर वे में, बिल्कुल सेम टू सेम, सिमिलर, अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अगर मैं बात करूं बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा बेटा, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को आर बी से डिनोट कर लो, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा। अब बैकवर्ड रिएक्शन मतलब कि कितना बैकवर्ड रिएक्शन बनने वाला है बेटा, यानी जैसे मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब था कि कितना सी प्लस डी बन रहा है, जो कि ए प्लस बी पे डिपेंड कर रहा था। अब मैं बोल रहा हूं कि कितना ए प्लस बी बनेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, कि सी और डी कितना दे रखा है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, सी की पावर सी और डी की पावर क्या कर देंगे बेटा, डी। तो ये आरबी का आरबी स्मॉल बी ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू के बी, दिस इज इक्वल टू के बी, और ये हो गया बेटा C का कंसंट्रेशन C एंड D का कंसंट्रेशन D। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमने दो चीजें निकाल दी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आ रहा है बेटा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हम लोगों का क्या आ रहा है। अब आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जैसे ही इक्विलिब्रियम का स्टेट आएगा, है ना, तो एट इक्विलिब्रियम, कि जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा बेटा, यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट मैंने क्या बोला था कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन अब हो रहा है, जितना रिएक्शन होना था उतना हो गया, रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट बनना था बन गया। अब इक्विलिब्रियम स्टेट आते ही जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना तुरंत उस समय प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाना है, यानी एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to rate of क्या बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। ये क्लियर है बेटा सबको कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो चलो देखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 में पुट किया था के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू, दैट इज ए की पावर ए, और ये क्या था बेटा, बी की पावर बी। उसी तरीके से बैकवर्ड रिएक्शन क्या था, के बी सी की पावर सी और डी की पावर कितना था बेटा,
डी था। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि व्हाट डू यू गेट अगर आप के एफ को के बी से डिवाइड कर दो, तो के एफ को अगर आप के बी से डिवाइड करो तो क्या मिला बेटा, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन बेटा ए की पावर ए और बी की पावर क्या मिल रहा है बेटा, बी। यहां तक सबको समझ आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक बेटा, इसी को हम लोग केसी बोलते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड केसी एंड दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आज के बाद बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारा हेडिंग था कि व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है सबको एकदम अच्छे से? तो यहाँ पे दोबारा फिर से लिख देता हूं मैं, ये रहा अपना, ठीक है, बॉर्डर कर दिया। यहाँ लिखते हैं बेटा, यानी के एफ अपॉन के बी कितना आ गया हम लोगों का, के सी। यानी के सी की वैल्यू कितनी होती है, के एफ अपॉन के बी, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटा? तो इक्विलिब्रियम अटेन कब करेंगे बेटा, जब इक्विलिब्रियम अटेन जब हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ना कि व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड if we determine the concentration of the reactant and the product in any reaction and their stoichiometric multiples, है ना बेटा? यानी जब भी हम kf अपॉन kb, यानी यहां से अपने निकाल दिया कि kc की वैल्यू क्या होती है, तो kc की वैल्यू kf अपॉन kb, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या फिर हम लोग kc की जगह क्या यूज करेंगे पूरा बेटा, तो यूज करेंगे c की पावर c d की पावर डी अपॉन बेटा ए की पावर ए और बी की पावर बेटा क्या यूज करने वाले हैं, बी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ध्यान रखना अच्छी तरीके से सबको कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है। तो आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा सबको। चलो बेटा जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो कहानी है वो पूरी क्लियर हो जाए। डन? चलो अब चलते हैं हम आगे अपना। तो नेक्स्ट बेटा इसका कुछ एग्जांपल ले लें फटाफट, क्या जो अभी अभी हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया है। तो चलो कुछ एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास H2 है, ओके, गैसियस फॉर्म में दे रखा है बेटा, और मेरे पास I2 है, I2 है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, तो H2 प्लस I2। डन। और क्या दे रहा है बेटा हम लोगों को, 2HI दे रहा है, 2HI दे रहा है। बोला गया इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे बेटा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी ना। तो सबसे पहले देखो फॉरवर्ड रिएक्शन, ये देखो ये रिएक्टेंट साइड है पूरा, ये प्रोडक्ट साइड है पूरा। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप कि सबसे पहले देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है ना, तो प्रोडक्ट के साइड क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ HI, और जो भी इसका मोल होता है वो ऊपर कोफिशिएंट में चला जाता है बेटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। तो इस तरीके से केसी को लिख सकते हैं। तो केसी इज इक्वल टू HI और उसका पावर 2 अपॉन H2 प्लस I2। तो ये तरीका होगा बेटा। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था जिससे हम लोगों ने केसी लिखना सीखा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे को दे रखा है बेटा 4NH3, 4NH3 गैसियस फॉर्म में है, प्लस 5O2, 5O2 ये भी गैसियस फॉर्म में है बेटा। और क्या मिल रहा है हम लोगों को, इसमें हम लोगों को मिल रहा है 4NO, 4NO जो कि गैसियस फॉर्म में है, प्लस 6H2, 6H2 जो कि लिक्विड फॉर्म में है। अब बोला गया कि इसके लिए आप मेरे को लिख के दिखाओ कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे आप। तो कैसे लिखेंगे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, तो इसके लिए केसी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट में क्या है
NO, तो NO के मोल कितने हैं 4, तो 4 ऊपर गया। और वाटर के मोल कितने हैं बेटा 6, तो आप 6 को ऊपर ले जाओ, नीचे ले आओ, नीचे क्या है बेटा NH3, तो NH3 के नंबर ऑफ मोल 4 थे, तो इसको भी आप ऊपर ले जाओ। और यहाँ पे क्या लिख दोगे O2, इसके नंबर ऑफ मोल 5 थे, तो इसको आप ऊपर ले गए। तो ये तरीका है बेटा जिससे कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख सकते हो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहा हूं, ध्यान से समझना सभी। नोटेबल पॉइंट है बेटा कि अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, इसी रिएक्शन को अगर मान लो H2 प्लस I2 गिव्स अस 2HI था ना, तो अगर मैं इसको रिवर्सिबल कर दूं, रिवर्सिबल इन द सेंस क्या कर दूं बेटा, इसको ध्यान रखना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 2HI डिकम्पोज हो रहा है और क्या मिल रहा है बेटा H2 मिल रहा है प्लस I2, H2 प्लस I2, मतलब इसको हमने रिवर्स कर दिया। तो अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप लिखने जाते, मैं Kc डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्या होता, ये होता H2 का कंसंट्रेशन I2 का कंसंट्रेशन अपॉन में HI का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यही होता बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना था वैसे, ठीक है, तो इसको छोड़ दो, इसको तो कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1, तो अब आप बड़े ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, क्या फर्क है बेटा। अगर आप केसी और केसी डैश में रिलेशन देखोगे तो बिल्कुल इनवर्स है एक दूसरे के, केसी और केसी डैश एक दूसरे के क्या है बेटा, बिल्कुल इनवर्स है। यानी मैं कह सकता हूं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट, क्या बेटा रुको यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं पहले, ठीक। तो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि जो केसी डैश है बेटा वो 1 अपॉन केसी के इक्वल है ना। यानी अगर आप रिएक्शन को क्या कर रहे हो, अगर आप रिएक्शन को बेटा रिवर्सिबल कर दे रहे हो, ठीक है, मतलब पहले आपने H2 प्लस I2 को जोड़ के 2HI बनाया, अगर 2HI डिकम्पोज होकर H2 प्लस I2 दे रहा है, यानी इफ द रिएक्शन इज रिवर्स देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा, इन्वर्टेड हो जा रहा है। याद आ रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो बेटा कि इफ द रिएक्शन इज रिवर्स देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है बेटा, रेसिप्रोकल हो जाता है, Kc डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc हो जा रहा है बेटा, ठीक है। तो इस चीज को आपको नोटेबल याद रखना है। उसी तरीके से ये नोट का पहला पॉइंट था, उसी तरीके से एक और फॉर्मूला आता है, मैं सीधा उसको लिख देता हूं बेटा कि अगर आप इसमें किसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मान लें कि अगर आपने कोई रिएक्शन लिया बेटा और इसमें किसी चीज का मल्टीप्लाई कर लिया, आपको जैसे 1/2 करके लिख दिया किसी ने, तो उस केस में क्या होगा, जैसे एग्जांपल लेता हूं कि मान लो वही रिएक्शन मेरे पास दोबारा है, ठीक है, H2 जो कि गैसियस फॉर्म में है प्लस I2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, क्या दे रहा है हम लोगों को बेटा, HI दे रहा है ना, HI दे रहा है 2HI। मान लो मैंने इस रिएक्शन को 1/2 से डिवाइड किया, 1/2, दिस इज 1/2, डन। तो अब मुझे इसका उसी वही रिएक्शन है, ध्यान से देखो बेटा, जो हमने इक्वेशन ए में लिया था या फिर नोट 1 में लिया था, वही वाली इक्वेशन को दोबारा लिया है, बस फर्क क्या किया, इस बार हमने H2 और I2 को आधा आधा कर दिया, मतलब किसी डिजिट से डिवाइड कर दिया है, हाफ H2 प्लस हाफ I2 गिव्स अप हाफ HI, 2HI को डिवाइड कर दिया 2 से। तो यहाँ पे अगर मैंने किसी चीज को 2 से डिवाइड किया है, हमने किससे डिवाइड किया बेटा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, यानी अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं या 3 से, 4 से, किसी से भी कर सकते हैं, तो हमें देखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है। जिस तरीके से रिएक्शन को रिवर्स किया था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया था, रेसिप्रोकल हो गया था। उसी तरीके से देख रहे हैं कि अगर हम डिवाइड कर देते हैं अपने इक्वेशन को तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बेटा अगर आप इसका Kc डैश निकालने की कोशिश करें, Kc डैश, तो Kc डैश कितना आएगा बेटा इसका, तो Kc डैश आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड यानी HI अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H2, इसकी पावर कितनी जाएगी बेटा 1/2। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा I2
इसकी पावर भी कितनी जाएगी बेटा, 1/2। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आप इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 1 से। तो फ्रॉम 1 and 3, ध्यान से कंपेयर करो 1 और 3 को, तो क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है, HI/S2 1/2 1/2, और वहां पे HI की पावर कितनी थी बेटा, 2 थी। तो क्या 1 और 2 से हम ये नहीं कह सकते क्या कि जो KC डैश निकल के आया है वो किसके इक्वल आया है बेटा, वो KC की पावर 1/2 के इक्वल आया है। ठीक, यानी अगर हम लोग इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये KC लिखा है बेटा मैंने, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1/2 से, ठीक है, 1/2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 1/1/2, तो रेट कांस्टेंट जो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहा वो उसकी पावर कितनी हो गई बेटा, 1/2 हो गई। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझ के चलना है कि जिससे डिवाइड करेंगे वही उसकी पावर में चली जाएगी। यानी अगर आप n से डिवाइड करते हो तो किसी की पावर भी कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को ध्यान रखना था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, एकदम सिंपल सा तरीका लगाया है और उसको प्रूफ किया है बेटा, ठीक है। तो फटाफट आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं अपना आगे की कहानी कि आगे और क्या है क्या नहीं है, ठीक है बेटा। तो चलो डन। तो ये हो गया हम लोग का पूरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कहानी कि क्या होता है क्या नहीं होता है और किस तरीके से हम इसकी यूनिट्स वगैरह निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि इसकी यूनिट निकाल के दिखाओ केसी की, तो किस तरीके से आप इसकी यूनिट को फाइंड आउट करोगे बेटा, किस तरीके से नहीं, तो वो एक देखने वाली चीज है कि इसका यूनिट कैसे आप एक्सप्रेस करते हो बेटा, ठीक है। तो इसकी यूनिट को एक्सप्रेस करने से पहले हम चाहते हैं, ठीक है, कि इसका एक रिलेशन फाइंड आउट किया जाए, उसके बाद से इसकी यूनिट की बात करेंगे कि किसी को जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको किस यूनिट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं जनरली बेटा, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे इसकी एक रिलेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ओके, तो वो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा और ये लास्ट टॉपिक रखेंगे इस वीडियो का, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो एक एक लास्ट टॉपिक इसमें हम लोग करते हैं, दैट इज रिलेशन रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, कि केपी और केसी में बेटा क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये समझा दूं कि केपी क्या होता है, ठीक है। तो केपी क्या होता है बेटा कि गैसियस फॉर्म की अगर मैं बात करूं, गैसियस रिएक्शन में, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे केसी में हम लोग A B C D सबकी कंसंट्रेशन ले रहे थे बेटा, तो गैसियस का जो कंसंट्रेशन लेते हैं हम लोग वो प्रेशर के टर्म्स में लेते हैं। क्योंकि देखो होगा क्या, मान लो किसी भी आप दो एटम का मतलब दो रिएक्टेंट हैं आपके, उनको रिएक्ट करा रहे हो, अगर वो गैसियस हैं तो उनके हम कंसंट्रेशन को किसमें कंसीडर करेंगे बेटा, प्रेशर के टर्म में। कौन से प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के टर्म में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। तो मान लो लेट अस अज्यूम कि मेरे पास कोई A मोल का गैसियस रिएक्टेंट है प्लस B के नंबर ऑफ मोल कितने, स्मॉल b, ये भी गैसियस फॉर्म में है बेटा। और इक्विलिब्रियम स्टेज क्या दे रहा है हम लोगों को, दैट इज C गैसियस फॉर्म प्लस D गैसियस फॉर्म, सब कुछ गैसियस फॉर्म में लिया है बेटा इसमें हम लोगों ने, ठीक। अब अगर मैं बोलूं कि सबका पार्शियल प्रेशर, ठीक है, कि लेट अस पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस करते हैं अगर हम, तो लेट अस अज्यूम कि इफ यू एक्सप्रेस द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स as PA, PB, PC,
PD। क्या किया है बेटा हम लोगों ने, ये जैसे हमने ए रिएक्टेंट A प्लस बी गिव्स अस C+D लिया है, तो ए और बी गैसियस फॉर्म में है, तो मान के चल रहे हैं जो एटम ए है उसका प्रेशर Pa है, पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर निकाल दें बेटा हम सबको, बी का प्रेशर Pb है और सी का प्रेशर Pc है और डी का प्रेशर Pd है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, तो हम इसको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp था उसकी जगह हम लोग एक Kp लिख सकते हैं प्रेशर के टर्म में। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जैसे प्रोडक्ट साइड क्या है सी, तो उसका प्रेशर क्या था पीसी, और उसका कंसंट्रेशन कितना है बेटा सी। उसी तरीके से डी को क्या लिखेंगे, उसका पार्शियल प्रेशर है पीडी, कंसंट्रेशन डी, मतलब जो नंबर ऑफ मोल है। उसी तरीके से ए का पार्शियल प्रेशर है पी ए और कोफिशिएंट ए, और बी का पार्शियल प्रेशर पी बी और कोफिशिएंट बी। तो इस तरीके से बेटा हम केपी के तौर पे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपको पता लगा केपी क्या है, तो केसी क्या था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है पर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में है। अगर गैसियस मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो उनकी कंसंट्रेशन को हम प्रेशर के टर्म्स में कंसीडर करेंगे बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द सिंपल गैस इक्वेशन कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी नो दैट क्या पता है बेटा हम लोगों को कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एन आर टी। ये सबको पता है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है बेटा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, और एन अपॉन वी क्या होता है बेटा कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कंसंट्रेशन। तो यहां से P की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा CRT, ठीक है CRT। अब आप क्या करो, इस वैल्यू को पुट करो, तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, कि इक्वेशन 1 में इसको आप पुट करें। तो जैसे ही आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करने जाओगे बेटा क्या आंसर आने वाला है, ध्यान से देखो। तो ये केपी का केपी रहेगा, डन। आपने पीसी की जगह क्या पुट कर दिया जैसे, तो आप यहां करोगे सी सी की पावर आर टी, और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी बेटा सी। उसी जगह पीडी की जगह क्या पुट कर दोगे, सी डी की सी डी आर टी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। उसी तरीके से बेटा नीचे क्या पुट करने वाले हो, सी ए आर टी, और इसकी ऊपर क्या लिख दोगे ए, मतलब पार्शियल प्रेशर को कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं हम लोग बस, ठीक है। ये हो जाएगा सी बी आर टी की पावर बी, डन बेटा यहां तक। अब आप इसको ध्यान से देखें तो और कैसे लिख सकते हो, तो इसमें क्या सेम दिख रहा है बेटा आपको, आरटी हर जगह सेम दिख रहा होगा है ना, तो जो चीजें सेम दिख रही है उनको सेम कर लेंगे सीसी, और ये क्या है बेटा सी डी की पावर डी अपॉन सी ए की पावर ए, सी बी की पावर बी, और आर टी की पावर, ध्यान से देखो बेटा क्या दिख रहा होगा आप लोगों को आर टी की पावर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ऊपर आर टी की पावर होगा सी प्लस डी, और नीचे आर टी की पावर कितना आया होगा बेटा, आर टी सेम है ना, तो ए प्लस बी। तो मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होगी किसी भी चीज में। क्लियर है बेटा यहां तक एकदम, वेरी गुड। तो यहां तक सबको क्लियर है अच्छे से, ठीक है बेटा, गुड। अब क्या करोगे आप, इस पूरे टर्म को क्या बोलते हो बेटा बता सकते हो, इस पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को क्या बोलते हो, इस पूरे टर्म को केसी बोलते हैं ना, केसी। अभी अभी प्रीवियस वीडियो में, अभी अभी प्रीवियस वीडियो क्यों इसी में डेराइव किया है, तो आप उसको देखना ध्यान से, कि सी की पावर सी, डी की पावर डी, और सी की पावर ए, और सी की पावर बी, और उसका कोफिशिएंट बी को क्या बोलते थे केसी। और इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये आर टी ऊपर भी है आर टी नीचे भी है, तो आर टी ऊपर लिख सकता हूं मैं क्या, एक सेकंड रुको, इसको केस, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा आर टी सी प्लस डी माइनस नीचे वाला क्या आ जाएगा ए प्लस बी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, केपी का केपी, केसी का केसी, आर का आर, टी का टी, इसको डेल्टा एन लिख सकते हैं बेटा।
तो ये एक रिलेशन आ गया। डेल्टा एन का मतलब क्या हुआ, सी प्लस डी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो इस चीज को नोट करके लिख दूं यहाँ क्या, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट करके आप लोग समझ जाना कि डेल्टा एन क्या है बेटा। तो डेल्टा एन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल को माइनस करना है, यानी डेल्टा एन जी इज इक्वल टू समीशन ऑफ नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट साइड माइनस में समीशन ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसियस पार्टिकल रिएक्टेंट साइड। ठीक है, ये मैं समझा दूंगा बेटा, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है कि किस तरीके से एन निकालोगे। ठीक है, तो एन को आप बहुत ही सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तरीका होगा बेटा जिससे हम लोग पूरा रिलेशन भी निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या रिलेशन निकल के आ रहा है हम लोगों का, किसके बीच में जा, तो रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, केपी और केसी के बीच। क्लियर है, तो ये तरीका हो जाएगा केपी और केसी के बीच रिलेशन फाइंड आउट करने का। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा बेटा। तो हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम लोगों ने कर लिए हैं। जिस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम को समझा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझा, रेट इक्विलिब्रियम के हम लोगों ने लॉ को पढ़ा, उसके बाद से हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, फिर हम लोगों ने केपी और केसी के बीच रिलेशन को भी फाइंड आउट किया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसको करो, बार बार पढ़ो, बार बार देखो इसको। फिर अगले में कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे इस चैप्टर्स पे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं बेटा। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ो और जो भी डाउट आता है, जो भी परेशानी आती है, उसको तुम पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो इसी के साथ इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको और करेंगे बेटा। ठीक है, चलो बाय।